हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक है गोधूली, उसका पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते थे सभी को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि पहला चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है इसका मतलब है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को दोबारा से फिर से पढ़ेंगे और पुनः इस वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक करके समझकर हल करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बताना है आपको। कौन हो जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो अगला प्रश्न, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि विवरण में कहा गया है कि यह पाठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम का ये जो पाठ है इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिया गया एक भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक अंश है जिसमें जातिवाद की बुराइयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, या 20 अप्रैल 1892 को, या फिर 15 अगस्त 1889 को, या फिर 26 जनवरी 1890 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपको 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अब इसका विवरण देखेंगे इस प्रश्न का। तो क्या है विवरण में है कि बाबा साहब जी का जो जन्म है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, वो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन क, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना है। देखिए विडंबना, आप अगले ऑप्शन को अगर देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जातिवाद में पोषकों की कमी है, जबकि जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। जातिवाद किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होती है। अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं होती है। तो ये सारे ऑप्शंस तो यूं ही कट जाते हैं, है ना। बचता कौन है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी। तो आप इस तरह से सारे ऑप्शनों को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप खुद सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। इस तरह से आप अगर क्वेश्चंस को हल हल करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको आए, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इसका विवरण क्या दिया हुआ है कि लेखक कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में भी लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल सही बात है। आज भी आपको समाज में कई जगह पर जातिवाद बिल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर जी के जो चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बताना आपको, क्या बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, या इनमें से सभी थे? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो भीमराव अंबेडकर जी के जो चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये सभी व्यक्ति थे। इसकी व्याख्या में हम अगर देखेंगे तो व्याख्या दिया में क्या दिया हुआ है कि अम्बेडकर जी बुद्ध के करुणा, कबीर की समानता और ज्योतिबा फूले के संघर्षों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक किस तरह का कारण है? तो बताना है आपको, क्या अप्रत्यक्ष है या प्रमुख है, या क और ख दोनों है, या अप्रत्यक्ष है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, क और ख
प्रमुख और प्रमुख और प्रत्यक्ष, ये दोनों कारण है जाति प्रथा। और भारत में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है वो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब विवरण इसका क्या दिया हुआ है। विवरण दिया है कि जाति प्रथा के कारण लोग अपनी पसंद का काम नहीं चुन पाते, जिसमें बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को क्यों सभ्य मानता है। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक समाज में जाति प्रथा को यानी श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए ही क्या माना जाता है, आवश्यक मानते हैं। इसका विवरण देखेंगे तो विवरण में क्या दिया हुआ है कि विवरण में दिया हुआ है, आज का जो समाज है वो मानता है कि काम के बंटवारे में दक्षता आती है, लेकिन अंबेडकर इसे श्रम नहीं श्रमिक विभाजन मानते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्य नायक क्या है। तो आपको बताना है मुख्य नायक क्या है, क्या एक पुस्तक है, क्या पत्रिका है, या अखबार है, या कहानी संग्रह है। तो मुख्य नायक जो है एक पत्रिका है। मुख्य नायक एक पत्रिका है जिसका संपादन किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने दलितों की आवाज उठाने के लिए मुख्य नायक नामक पत्रिका का संपादक किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर जी के अनुसार जो भाईचारे का वास्तविक रूप है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, देखिए विवरण कह रहा है कि सच्चा भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जहाँ कोई भेद ना रहे और सब एक साथ मिलकर रहे। ये भीमराव अम्बेडकर जी मानते थे इस तरह। और आगे अगला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो ललई सिंह यादव ने किया था, ध्यान रखेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एक अंग्रेजी की भाषण है, सॉरी उन्होंने एक भाषण दिया था जो कि अंग्रेजी में, जिन्हें हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, इनका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव जी ने किया था। और ललई सिंह यादव जी ने इसका हिंदी रूपांतरण जाति पाति का विनाश नाम से किया था। ध्यान रखना है कि ललई सिंह यादव जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किया था उसका शीर्षक रखा था जाति पाति का विनाश। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो अंबेडकर जी की मृत्यु जो है वो 1956 में दिल्ली में हुई थी। अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी, 1956 में दिल्ली में। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, और उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे भी। और डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं कौन थे। तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था, रामजी सकपाल। देखिए उनके पिता का नाम क्या था, पूरा नाम है रामजी मालोजी सकपाल, जो सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उनके पिता एक सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। और अब अगला प्रश्न है हमारा कि अंबेडकर जी की माता का क्या नाम था। तो अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, अंबेडकर जी की माता का क्या नाम था, भीमाबाई। अंबेडकर जी की देखिए उनकी माता का नाम भीमाबाई, जिनके नाम के प्रभाव पर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, इन्हीं के नाम पर इनका नाम भीमराव अंबेडकर भी रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किस तरह का विभाजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक। जाति जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, देखिए इसका विवरण कहता है कि यह अस्वाभाविक है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि या योग्यता पर आधारित न होकर केवल जन्म के आधार पर होता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को अस्वाभाविक बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं वो कौन है, वो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी।
ठीक है, देखिए इसका विवरण है कि अंबेडकर जी को भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे ये। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, उनके ये अध्यक्ष थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको अब तक की जो वीडियो है ये समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी हम सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव इस तरह से करा दे, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। देखिए विवरण है कि यह अंबेडकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक जिनमें उन्होंने जाति व्यवस्था के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा की है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा कैसी है? तो हानिकारक है, बिल्कुल, है ना। जा लाभदायक तो कभी नहीं हो सकता है ना, अनुकूल भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, हानिकारक इसका आंसर होगा। इस तरह से आप ऑप्शंस को छांट कर नए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए विवरण है, जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक होती है क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा और रुचि को मारकर उसे अकुशल बना देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अब देखिए इसका विवरण है कि जाति और आर्थिक रूप से भी, हाँ हाँ हाँ, अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसे सभ्य मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, अब इसका विवरण देखेंगे हम। विवरण में दिया हुआ है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन को जरूरी मानता है ताकि हर काम व्यवस्थित ढंग से हो सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। यह पुस्तक अंबेडकर जी के शोध का हिस्सा है जिसमें जातियों की उत्पत्ति और विकास का वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अब हम अगर अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए बड़ोदरा नरेश ने कहाँ भेजा था? तो अंबेडकर जी को जो बड़ोदरा नरेश थे उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। अमेरिका के किस शहर में? तो न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, देखिए विवरण है इसका कि बड़ोदरा नरेश जो थे उनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए, भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। तो ध्यान रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी को अमेरिका किसने भेजा था? तो बड़ोदरा नरेश ने भेजा था। उनका नाम क्या था? सयाजी राव गायकवाड़। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पसंद आ रही होगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि सभी को इस वीडियो से लाभ मिल सके। और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, तो हम आगे इसी तरह की नई वीडियो लाने की प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच का भेदभाव प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, इसका विवरण देखेंगे। विवरण में दिया हुआ है कि जाति प्रथा समाज को श्रेणियों में बांटती है और
मनुष्यों के बीच भेदभाव उत्पन्न करती है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य की क्षमता है वो शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन सभी पर निर्भर करती है। ठीक है। ये सभी इनके आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला इसका विवरण देखेंगे। विवरण में कहा गया है कि लेखक का मानना है कि मनुष्य की सफलता इन तीनों कारणों पर तालमेल पर निर्भर करती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का दूसरा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारा है। भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र का भाईचारे को लोकतंत्र का दूसरा नाम कहा है। तो देखिए विवरण में कहा गया है कि लोकतंत्र केवल वोट देना नहीं है, बल्कि समाज में सबके साथ प्रेम और भाईचारे के साथ सच्चा लोक के साथ रहना ही क्या है, सच्चा लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का वांग हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है। जो भीमराव अम्बेडकर तो कितने खंडों में हो जाएंगे ये प्रकाशित, तो आपको ध्यान रखना है 21 खंडों में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है। देखिए इसका विवरण अगर हम देखेंगे तो विवरण में कहा गया है जाति प्रथा काम के साथ साथ मजदूरों को भी ऊंच नीच के वर्गों में बांट देती है, जो कि अत्यंत घातक है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार आपको बताना है, क्या स्वतंत्रता है, समता है, भातृत्व है, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा, ये सभी आदर्श समाज की एक आधार है भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। इसका विवरण में कहा गया है कि एक आदर्श समाज वही है जहां सबको आजादी मिले, सब समान हो और सबके बीच भाईचारा हो, तभी उसको हम लोग आदर्श समाज कहेंगे। अगला प्रश्न है हु आर सुद्राज। हु आर सुद्राज किसकी कृति है। तो हु आर सुद्राज जो है अंबेडकर जी की कृति है, अंबेडकर जी की कृति है। देखिए इसका विवरण देखेंगे हम। विवरण में कहा गया है कि इस कविता में, इस किताब में अम्बेडकर जी ने शूद्रों के इतिहास और उनकी सामाजिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया है, हु आर सुद्राज पुस्तक में। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है। तो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है ये व्यक्ति को कौन सा, तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपनी रुचि का, या फिर पैतृक पेशा, या फिर कोई भी पेशा, या फिर सरकारी पेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ख नंबर ऑप्शन, जो कि पैतृक पेशा। हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है वो उसके अनुसार लोग जो है वो अपनी पैतृक पेशा को ही चुनते हैं। ठीक है। देखिए इसका विवरण हम अगर देखेंगे तो विवरण में कहा गया है कि हिंदू धर्म में रूढ़िवादी जाति व्यवस्था में व्यक्ति को वही काम करना पड़ता है जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक बहुत ही प्रमुख कारण है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, अपने ही पैतृक कामों में ही अपने जो पैतृक काम है उसी को चुनते आते हैं और पेशा बदलते नहीं है, जिसके कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जाती है। और अगला प्रश्न है हमारा अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए ये प्रश्न हमने पहले ही कर चुका है ना विवरण, इसीलिए विवरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप विवरण को अच्छे से देखेंगे तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाए, तो विवरण पढ़ने से क्या होता है, हमें उन क्वेश्चंस थोड़े से अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे उसमें भी आप डील कर लेंगे विवरण को अच्छे से पढ़कर। तो अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जो कि 14 अप्रैल को कब हुआ था,
14 अप्रैल को हुआ था, है ना। 14 अप्रैल को हुआ था, कब? 1891 में। ये भी ध्यान रखेंगे, 1891, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में कब हुआ था? 14 अप्रैल, जिनके जो जिसका नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर रख दिया गया। महू जो जिन जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उस जगह का नाम अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। देखिए, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का अगर सबसे बड़ा दोष पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी यानी कि ख, व्यक्ति का पेशा पहले ही तय करना। जाति प्रथा में हमने पहले भी पढ़ा है कि जाति प्रथा जो है ये क्या करती है, लोगों को अपने पैतृक पेशे को ही चुनने को मजबूर कर देती है। लोग अपने पैतृक पेशे को ही चुनते हैं जाति प्रथा में। अब देखिए, जाति प्रथा में बच्चा पैदा होने से पहले ही उनका काम तय कर दिया जाता है, जो कि उसकी प्रगति को रोक देता है, उनमें क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, एनिलेशन ऑफ कास्ट मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, इस प्रश्न को हमने पहले ही विवरण में देख लिया था, है ना। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है? नहीं, इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसका विवरण है कि यह भाषण जो है ये अंबेडकर जी ने अंग्रेजी में तैयार किया है, जिसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अंत में अपनाया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला विवरण किया गया है कि जाति प्रथा के भेदभाव से दुखी होकर अंबेडकर जी ने समानता का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक की दृष्टि में सच्चा लोकतंत्र क्या है? देखिए, ये इस प्रश्न को भी हमने पहले देखा है। तो लेखक की दृष्टि में अगर सच्चा लोकतंत्र की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन ग, जहाँ जहाँ सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और भाईचारा हो। ध्यान रखेंगे, इसका विवरण देखेंगे तो विवरण में है कि लेखक के अनुसार लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है जहां सबको समान अवसर और समानता मिले, उसी को हम लोग सच्चा लोकतंत्र कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए कहाँ बांध देती है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है ना। देखिए, अगला प्रश्न है, अब इसका विवरण है कि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति चाहकर भी अपना काम नहीं बदल सकता और एक ही पेशे में बंध जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर की, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो द अनटचेबल्स जो है ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। इसके विवरण को देखेंगे तो विवरण में है कि जो द अनटचेबल पुस्तक है, इनमें अछूत कहे जाने वाले समाज की उत्पत्ति और उनके साथ होने वाले अन्यायों की व्याख्या की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, समाज के सभी सदस्यों को तो हमारा अगला प्रश्न है, समाज के सभी सदस्यों को कैसा अवसर मिलना चाहिए? तो समाज के सभी वर्गों को किस तरह का? तो समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका विवरण पहले देख लेते हैं। विवरण क्या दिया हुआ है कि अम्बेडकर जी के अनुसार सबको अपनी योग्यता दिखाने के लिए समान अवसर मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक निबंध है, ध्यान रखना है। ये कहानी नहीं है, कविता नहीं है, नाटक नहीं है, क्या है? एक निबंध है। ठीक है, अब हम अगले अपने विवरण की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि यह एक वैचारिक निबंध है, जो कि एक भाषण का ही अंश है, जिसमें समाज के गंभीर मुद्दों पर तर्क किए गए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, बाबा साहेब को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब को आधुनिक मनु कहा जाता है, ध्यान रखेंगे।
बाबा साहब को आधुनिक मनु उपनाम से भी जाना जाता है। विवरण में है कि संविधान निर्माता होने के नाते उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ शुरू की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई जो है वो, ध्यान रखेंगे, सतारा में शुरू की थी। भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ शुरू की थी? सतारा से शुरू की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा जिले से शुरू हुई थी। सतारा महाराष्ट्र जिले में पड़ता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीजों पर आधारित नहीं है? आपको बताना है जाति प्रथा श्रम विभाजन किन चीजों पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी रुचि पर और उनकी क्षमता पर, यानी कि आंसर ऑप्शन ग, क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका विवरण देखेंगे तो जाति प्रथा का विभाजन रुचि और क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो बुद्ध और उनका धम्म में जो है बुद्ध की सिद्धांतों, बौद्ध जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का सरल वर्णन किया गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ये थी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज यहाँ लेकर आऊँ, और तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और एक और घोषणा ये है कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, है ना, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, जिसको आप कोई पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और धन्यवाद। जय हिंद।